हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में आज हम फोर्थ लेक्चर में स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश। आज का हमारा टॉपिक होगा मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। चलिए स्टार्ट करें। आप देख रहे हैं ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल। वीडियोस पसंद आने पर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का अपडेशन आपको मिल सके। सो स्टार्ट करें आज का टॉपिक, मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। भौतिक प्रदेश जो मध्य प्रदेश में शामिल हैं उन्हें मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया: मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और पूर्वी पठार। अब हम देखते हैं मध्य उच्च प्रदेश में कौन कौन से भाग शामिल किए गए हैं। सबसे पहले मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना और मालवा का पठारी क्षेत्र। यह 4 पठारी भाग मध्य उच्च प्रदेश में शामिल, और इसके अतिरिक्त नर्मदा सोन नदी घाटी क्षेत्र। इस प्रकार 7 भौतिक प्रदेशों में से 5 मध्य उच्च प्रदेश में शामिल हैं। शेष भाग देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में सम्मिलित है संपूर्ण सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। और सबसे अंत में 7वां भौतिक प्रदेश हमारा जो पूर्वी पठार में सम्मिलित है, बघेलखंड का पठार। इस प्रकार प्रदेश को 7 भौतिक भागों में बांटा गया। अब यहां पर हम देखते हैं कुछ भौतिक प्रदेश और उनके उपनाम। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम देखें तो मध्य भारत का पठार, इसे हम चंबल का उप आर्द्र प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि चंबल नदी मध्य भारत की जीवन रेखा है और मध्य भारत पर पठार के मध्य से ही होके प्रवाहित होती है, इसलिए इसे उपनाम दिया गया। रीवा पन्ना का पठार विंध्याचल पर्वत के तटीय क्षेत्र में होने के कारण और इसका निर्माण विंध्यन क्रम की चट्टानों से हुआ है, इसलिए इसे विंध्यन कगारी प्रदेश या विंध्यन का पठार भी कहते हैं। चलिए चलते हैं मालवा का पठार। इसे हम गेहूं के उत्पादन के कारण गेहूं का भंडार भी कहते हैं। गेहूं का भंडार क्षेत्र है मालवा। और सबसे अंत में देखते हैं बघेलखंड का पठार। इसे हमने क्या उपनाम दिया है, चलिए देखें। पूर्वी पठार, क्योंकि प्रदेश के यह सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, इसलिए इसे पूर्वी पठार बोला गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखें। मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश। वर्ष 2000 तक मध्य प्रदेश में कुल 9 भौतिक प्रदेश शामिल थे, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात वर्ष 2000 के बाद प्रदेश में मात्र 7 भौतिक प्रदेश शेष रह गए। 2 भौतिक प्रदेशों को छत्तीसगढ़ राज्य में सम्मिलित किया गया। चलिए देखते हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के 7 भौतिक प्रदेशों की मानचित्र पर स्थिति। यहां पर आप मैप में देख सकते हैं प्रदेश के 7 भौतिक प्रदेश। यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि किस भौतिक प्रदेश का विस्तार किस अन्य राज्य की सीमा तक है। स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप देखें प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है: राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। सबसे पहले देखें सबसे उत्तर में मध्य भारत का पठार एमपी और राजस्थान की सीमा पर स्थित, राजस्थान में भी इसका विस्तार है। बुंदेलखंड और रीवा पन्ना 2 पठारी क्षेत्र जिनका विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। यहां पर प्रदेश के पूर्वी भाग में हम देखते हैं बघेलखंड, प्रदेश का पूर्वी पठार उपनाम से जाना जाता है, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य में भी है। यहां पर आप देखें प्रदेश के ठीक पश्चिम भाग में गुजरात की सीमा के समीप मालवा का पठार, जो संपूर्ण रूप में मध्य प्रदेश में स्थित है। मालवा के पठार के ठीक दक्षिण में हम देखें नर्मदा सोन घाटी एक सर्पिलाकार रूप में एक पट्टी के रूप में मालवा के पठार के दक्षिण भाग में स्थित है।
और प्रदेश का सबसे दक्षिणी भाग में स्थित भौतिक प्रदेश सतपुड़ा मैकाल पर्वत प्रदेश। यह सतपुड़ा पर्वतमाला एक पर्वतीय क्षेत्र जो महाराष्ट्र की सीमा पे समीप प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में देखें। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं भौतिक प्रदेश का क्षेत्रफल जो इकाई होगी वर्ग किलोमीटर। सबसे पहले हम इसमें ट्रिक देखें, हमने क्या ट्रिक बनाई है फिर उसे हम समझेंगे क्या इसका आधार है। 2000 का अंतर, यानी हम देखें कि 2000 वर्ग किलोमीटर का अंतर सभी भौतिक प्रदेशों के क्षेत्रफल में हमें दिखाई देता है। चलिए मैप में देखते हैं किस प्रकार। यहां पर आप देख सकते हैं 7 भौतिक प्रदेश। सबसे पहले हम देखा मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी। यहां पर आप देख सकते हैं अगर हम अंत के 3 अंकों को ना देखें तो सटीक रूप में 2000 वर्ग किलोमीटर का अंतर सभी भौतिक प्रदेश में हमको दिखाई देगा। चलिए देखते हैं। 88,000 और नर्मदा है 86,000। सतपुड़ा और मध्य भारत, अब यहां पर आप देखिए 34,000 और मध्य भारत है 32,000। अंत के 3 अंकों को हम अभी छोड़ देते हैं, उन्हें हम अलग रूप में याद करेंगे। अगला बिंदु देखें रीवा पन्ना, इसे हम अंत में विशेष याद करेंगे। बुंदेलखंड और बघेलखंड, अब इसमें भी आप देखें 23,000 और 25,000। तो हमने इस प्रकार याद कर लिया हर 2 भौतिक प्रदेश में 2-2 वर्ग किलोमीटर का अंतर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। भाई मालवा का तो हमें याद रहेगा क्योंकि आंकड़ा बड़ा विशेष है 88,222, वो तो हमें याद हो गया क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग है। नर्मदा और सतपुड़ा भी हम आसानी से याद रख सकते हैं 86 और 34। किंतु अब मध्य भारत और रीवा पन्ना, इसे कैसे याद करें? तो हमने एक मोबाइल नंबर बना लिया 32,896 31,954। जी हाँ 32,896 31,954। तो 32,896 होगा मध्य भारत का और 31,954 होगा रीवा पन्ना क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहां पर आप देख सकते हैं कि बुंदेलखंड यहां पर आपको 2 बार लिखा हुआ दिखाई देगा। एक है यहां पर ग्वालियर संभाग के क्षेत्र में बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा है और कुछ भाग इसका सागर संभाग में शामिल है। यहां पर हम देख सकते हैं कि जैसे बुंदेलखंड की आवृत्ति 2 बार है वैसे इसके क्षेत्रफल में एक अंक है 37, उसकी आवृत्ति भी 2 बार है 2 37 37। तो बुंदेलखंड का क्षेत्रफल हुआ 23737। इसके बाद हम बात करें प्रदेश के सबसे पूर्व में प से पूर्वी पठार, प से 25,000 वर्ग किलोमीटर बघेलखंड का पठार। इस प्रकार हम इसके क्षेत्रफल आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप देखें इस प्रकार याद करें कि मालवा नर्मदा सतपुड़ा 88 86 34, इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। मध्य भारत रीवा पन्ना का हमने मोबाइल नंबर बना के याद किया। बुंदेलखंड का हमने 2 बार आवृत्ति हो रही है उस प्रकार याद किया। और बघेलखंड का प से पूर्वी पठार प से 25,000। इस प्रकार हम आसानी से इन्हें याद कर सकते हैं। चलिए अगला बिंदु देखते हैं भौतिक प्रदेश का विस्तार। अब हम वर्ग किलोमीटर के स्थान पर प्रतिशत में देखेंगे कि प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर कौन सा भौतिक प्रदेश विस्तारित है। हमने एक ट्रिक बना ली 28 26 11 10 20 7। चलिए अब इस ट्रिक को समझते हैं और इसे कैसे याद करें वो देखते हैं। भाई 28 से आशय है मालवा जो प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग है जो प्रदेश के 28% भाग पर फैला है। नर्मदा 26%, सतपुड़ा 11%। 26-11 को सम्मिलित रूप में देखें तो हमें 26-11 और 9-11 ये 2 आंकड़े याद आते हैं। जब दोनों में ही आतंकवादी हमला हुआ था तो हमने वो 26-11 अंक को मिला के एक शब्द बना दिया 26-11। अब इसको क्रम से याद करें मालवा नर्मदा सतपुड़ा 28 26 11। यहां पर हम मैप में देख सकते हैं इनकी अवस्थिति भी क्रमानुसार है और इनका क्षेत्रफल में जो प्रतिशत के रूप में है वह भी घटते क्रम में है, तो जो है 28 26 11। मध्य भारत का हम देखते हैं तो 10% है लगभग और रीवा पन्ना का
उसका भी क्षेत्रफल लगभग 10%। तो इस प्रकार हमने याद किया था कि 28, 26, 11, 10। यहाँ पर मध्य भारत और रीवा पन्ना में हम लगभग लिख सकते हैं कि 10% भाग पर फैला है, अगर हमें अंत के 3 अंक याद ना हो तो। यहाँ पर आप देखें बुंदेलखंड। अब पुनः आप देखेंगे कि बुंदेलखंड शब्द की आवृत्ति 2 बार हो रही है, दोनों अलग अलग टुकड़े में बटा है बुंदेलखंड, और यहाँ पर इसमें जो प्रतिशत है उसमें भी दोनों अंकों की आवृत्ति 2 बार है, 7.7। चलिए इस प्रकार हमने याद कर लिया। अगला और अंतिम क्षेत्र बघेलखंड। अब हम बघेलखंड में कैसे याद रखें, तो दोनों ही जो समान नाम है, ब से बघेलखंड और ब से बुंदेलखंड, दोनों में प्रारंभ में अक्षर समान है, ब अक्षर की आवृत्ति है और दोनों का अंक भी एक समान है, 7%। इसीलिए हमने ट्रिक में लिखा है B7, अर्थात बघेलखंड बुंदेलखंड लगभग 7%। इस प्रकार बड़ी ही आसानी से हम इसे याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, प्रदेश के किस भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किस मृदा का विस्तार है। मध्य भारत में देखें जलोढ़ मिट्टी। जी हाँ, जल अपने साथ जो अवसाद लेके आया और उसके बाद जिस मृदा का जमाव हुआ उससे बनी है जलोढ़ मृदा। प्रदेश की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। मालवा की माटी पर देखें किस प्रकार की संरचना है मृदा की, तो यहां पर हम देखें साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। नर्मदा नदी घाटी में गहरी काली, और सबसे दक्षिण में जी हाँ सतपुड़ा पर छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। यहां पर देखें रीवा पन्ना और बघेलखंड दोनों ही क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी का विस्तार है, जो धान के कटोरे से लगे हुए क्षेत्र है। और सबसे अंत में बुंदेलखंड, जहां पर लाल काली और पीली मिट्टी मिश्रित रूप में पाई जाती है, इसीलिए इसे मिश्रित मिट्टी भी कहा जाता है। प्रदेश के सर्वाधिक भाग पर पाई जाने वाली मिट्टी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है जिसमें हम टिक लगाएंगे काली मिट्टी। और सबसे उपजाऊ मिट्टी में अगर प्रश्न आता है तो हम लगाएंगे जलोढ़ मिट्टी। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। प्रदेश के जो भौतिक प्रदेश हैं उनमें सबसे ऊंची चोटी। सबसे प्रारंभ में देखें मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी, जी हां सिगार, जो महू तहसील में इंदौर जिले में स्थित है, और पहाड़ी क्षेत्र है जाना पाव की पहाड़ी जिस पर यह चोटी स्थित है, और ऊंचाई है इसकी 881 मीटर। चलिए अगला क्षेत्र देखते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र। इसकी सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा, और यह सागर जिले में स्थित है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बुंदेलखंड का निचला वाला भाग सागर संभाग में शामिल है, इसीलिए यह सागर जिले में सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। अगला क्षेत्र देखें बघेलखंड की सबसे ऊंची चोटी देखें देवगढ़, जी हां देवगढ़, और यह अनूपपुर जिला क्षेत्र में स्थित है। सबसे अंत में प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी और संपूर्ण सतपुड़ा पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़, जो होशंगाबाद में है, जिसकी ऊंचाई प्रदेश में सबसे अधिक 1350 मीटर, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे देखते हैं भौतिक प्रदेश में सम्मिलित जिले। अब किस भूभाग में कौन से जिले शामिल हैं, जिस प्रकार पहले हमने देखा था राजनीति के आधार पर कि किस संभाग में कौन से जिले शामिल हैं, आज हम देखते हैं कि किस भौतिक भाग में कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है। सबसे पहले देखें तो मध्य भारत का पठार। अब हम सभी जानते हैं कि यहां पर चंबल और ग्वालियर संभाग वाला क्षेत्र आता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं चंबल ग्वालियर संभाग वाले जिले सम्मिलित किए गए हैं, जैसे कि भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर आदि जिले। अगला क्षेत्र देखें मालवा। यहां पर आप देखेंगे इंदौर, भोपाल, उज्जैन संभाग के कुछ जिले और कुछ अन्य जिलों को शामिल किया गया है। देखें मुख्य जिले कौन से हैं। इंदौर संभाग से देखें तो धार, झाबुआ, अलीराजपुर और इंदौर शामिल है। मालवा में उज्जैन संभाग से देखें तो उज्जैन, देवास, मंदसौर, रतलाम आदि जिले शामिल हैं। इसके बाद यहां पर संपूर्ण भोपाल संभाग भी मालवा का ही भाग है।
संपूर्ण भोपाल संभाग में राजगढ़, रायसेन, सीहोर, विदिशा ये समस्त जिले मालवा में शामिल हैं। अब हम चलते हैं बुंदेलखंड। अब हमने पूर्व में ही देखा था कि बुंदेलखंड में ग्वालियर सागर संभाग शामिल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सागर संभाग के कुछ जिले आपको दिखाई देंगे, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, यह मुख्य रूप से, और कुछ भाग में भिंड, दतिया आदि जिले शामिल हैं। चलिए अब रीवा, पन्ना, पठार, तो दो जिले तो इसके नाम में ही शामिल हैं, रीवा और पन्ना। साथ में है सतना, सागर और दमोह। चलिए चलते हैं बघेलखंड के पठार पर, सबसे पूर्व में स्थित है, इसलिए प्रदेश के जो सबसे पूर्वी जिले हैं वो इसमें शामिल होंगे, सिरी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। अगला बिंदु देखते हैं नर्मदा घाटी। इसके जिलों को हम कपल में याद करें जो नाम सुनने में एक जैसे लगते हैं। देखें कैसे, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी आदि जिले शामिल हैं। सबसे अंत में प्रदेश के सबसे दक्षिण भाग में शामिल जिले जो पड़ते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला में। देखें किस प्रकार, यहां भी आप राइमिंग की तरह इसे याद कर सकते हैं, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, बैतूल, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, शिवनी, मंडला। इस प्रकार सुरमय तरीके से आप इसे याद रखें, बड़ी आसानी से इन्हें याद रखा जा सकता है। चलिए देखते हैं। अब हम देखें कि भौतिक प्रदेश का निर्माण। सबसे पहला भाग है मध्य भारत का पठार का निर्माण कैसे हुआ। तो भाई हम देखते हैं कि विंध्य क्रम की चट्टानों में टूट फूट हुई और चंबल नदी अपने साथ अवसाद लेके आई, उनका जमाव हुआ, जिससे बना हमारा मध्य भारत। मालवा का पठार, यहां पर प्रश्न है कि भैया किस युग में बना है, तो ये क्रिटेशियस युग में निर्मित हुआ है। और यहां पर इसका निर्माण कैसे हुआ, तो दक्कन ट्रैप जो भारत का सबसे बड़ा पठार है, दक्कन का पठार, उसी का यह एक भाग है जिसमें लावे के जमाव से इस पठार का निर्माण हुआ। प्रश्न आता है भाई लावे से निर्मित पठार कौन सा है, तो मालवा, और लावे के निर्माण से बनी मिट्टी है काली मिट्टी। अगला क्षेत्र देखें भाई बुंदेलखंड, एक कालखंड देखते हैं हम, आर्कियन युग। उस युग में, उस कालखंड में ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बुंदेलखंड बना है। चलिए अगले क्षेत्र पे चलें, तो आता है रीवा पन्ना। भाई विंध्यन शेल समूह के अपरदन से, उसमें हुए सॉइल इरोजन से यह रीवा पन्ना का पठार बना। बघेलखंड, यहां पर आप देखेंगे आद्य महाकल्प और जुरासिक काल, जब जुरासिक पीरियड था, जुरासिक काल डायनासोर जैसा विशालकाय जीव उस समय था, उसके शेल समूहों से, उस कालखंड के जो चट्टाने हैं उनके सम्मिलित रूप से बना आपका बघेलखंड। सतपुड़ा की बात करें तो स्वाभाविक है दक्कन ट्रेप की जो चट्टाने हैं उन्हीं के साथ साथ आर्कियन और धारवाड़ अलग अलग क्रम की चट्टाने हैं, उनसे मिलकर बना है हमारा सतपुड़ा पर्वत। यहां पर हम देखें नर्मदा घाटी में एक विशेषता है, इसका पश्चिम भाग तो दक्कन ट्रेप से, लेकिन पूर्वी भाग विंध्यन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। मालवा के पठार की निर्माण प्रक्रिया हम देखते हैं, यहां पर सबसे पहले यह क्रिटेशियस युग में बना है। दरारी ज्वालामुखी, दरार के रूप में ज्वालामुखी था और उसमें से निकला लावा, और यह लावा किस प्रकार का था, क्षारीय लावा था, इसीलिए यह अधिक गर्म होता है, अधिक पतला और दूर तक फैलने वाला होता है, चिपचिपा भी कम होता है, जिस कारण इसका फैलाव दूर तक हुआ और एक विशाल आग्नेय बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ, जिसके कारण मालवा का पठार निर्मित हुआ। अब इस चट्टान के अपक्षय से, अर्थात चट्टान के अपने स्थान पर टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं किस प्रकार मध्य भाग में हमें दिख रहा है कि धरती में से लावा आंतरिक भाग से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और दरार से फिर वो क्षारीय लावा फैलने के पश्चात इस मालवा के पठारी भाग का निर्माण होता है और उस चट्टान के टूटने से तत्पश्चात इस प्रकार आप देखें काली मिट्टी का क्षेत्र निर्मित होता है। इस कारण मालवा के पठार पर काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है।
अगला बिंदु देखते हैं, नर्मदा सोन घाटी का निर्माण कैसे हुआ, चले देखें। तो पश्चिम में यह दक्कन के पठार और पूर्व में विंध्यन क्रम की चट्टानों से निर्मित हुई हुई घाटी है। अब इस घाटी का निर्माण आंतरिक भाग में कुछ हलचल हुई, भूगर्भिक हलचल के कारण इस स्थान पर एक दरार पड़ी, जिसे हम कहते हैं भ्रंश या फिर फॉल्ट के रूप में जानते हैं। अब यह जब भ्रंश निर्मित हुआ तो इस दरार घाटी के पश्चात एक भाग इसका नीचे धंसा और जिसे आज हम भ्रंश घाटी के रूप में जानते हैं। चूंकि भ्रंश या दरार पड़ने से घाटी बनी, इसलिए उसका नाम ही रख दिया भ्रंश घाटी। यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं किस प्रकार एक भाग नीचे धंसा हुआ दिखाई देता है और दोनों किनारे ऊपर उठे दिखाई देते हैं। तो यह हुई आपकी भ्रंश घाटी, जिसमें प्रवाहित होती है हमारी नर्मदा नदी। इस प्रकार दरार पड़ने पर दोनों भाग विपरीत दिशा में गए और मध्य का भाग नीचे धंसा और इस प्रकार हमारी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी में यह प्रश्न पूछा भी गया है कई बार कि भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो नर्मदा और सोन ये भ्रंश घाटी में बहती हैं।